बहू, मुझे बहुत खांसी हो रही है, इसलिए आज मैं चावल नहीं खा सकती। एक काम करो, तुम चावल खा लो और मुझे ये रोटी दे दो। संध्या जी अपनी बहू दीपा को बोल ही रही थी कि तभी उनके बेटे सतीश ने उन्हें बीच में ही टोकते हुए कहा, माँ, 2 दिन से दीपा को भी बहुत खांसी जुकाम हो गया है, तो आप उसको रोटी खाने दीजिए और आप चावल खा लीजिए। वैसे भी मुझे लगता है रोटी खाने में आपको दिक्कत होती है, इसीलिए तो आप घंटे भर बैठकर खाती रहती हैं। इतनी देर तक कोई खाना खाता है क्या? बेटे की बातें सुनकर संध्या जी को बहुत बुरा लगा। सोचने लगी कि उनके बेटे को अपनी माँ की जरा भी परवाह नहीं है। पत्नी को खांसी जुकाम हो गया तो उसकी तो उसे इतनी चिंता है, लेकिन माँ को 1 हफ्ते से खांसी जुकाम बुखार सब हो रहा है, पर उसने एक बार पूछा तक नहीं कि माँ कैसे हो। क्या शादी हो जाने के बाद बेटे के लिए माँ की कोई वैल्यू नहीं होती? आज संध्या जी को अपने पति की बहुत याद आ रही थी, क्योंकि वीरेंद्र जी संध्या जी का बहुत ध्यान रखते थे। उन्होंने कभी भी अपनी माँ का अपमान नहीं किया था। जितना सम्मान वो पत्नी को देते थे, उससे कहीं ज्यादा वो अपनी माँ को सम्मान देते थे। इस बात के लिए संध्या जी की सासू माँ को अपने बेटे पर बहुत ही गर्व था, लेकिन पता नहीं सतीश के अंदर ये सब ऐब कहाँ से आ गया। वो सोच ही रही थी कि तभी सतीश फिर से बोला, माँ, ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है, चुपचाप दाल चावल खा लो और जाओ यहाँ से, फालतू में हमारा दिमाग खराब मत करो। तो संध्या जी ने चुपचाप दाल पी ली और वहां से चली गई, क्योंकि अगर चावल खा लेती तो फिर खांस खांस कर परेशान हो जाती। इसीलिए उन्होंने चावल नहीं खाया और वहां से उठकर चली गई। संध्या जी की एक सहेली थी ममता, जो कि बहुत ही अच्छी थी। जब कभी भी संध्या जी और ममता जी पार्क में मिलती तो ममता जी हमेशा उनके लिए कुछ न कुछ खाने के लिए जरूर लेकर आती। इसलिए संध्या जी को कोई भी परेशानी होती तो वो अपने बेटे बहू से ना कहकर ममता को बता दिया करती, और ममता जी भी हमेशा उनकी मदद के लिए तैयार रहती थी। जब संध्या जी की तबीयत खराब हुई तो उनकी दवाई का इंतजाम ममता जी ने ही किया। जब 2 दिनों के बाद संध्या जी को कुछ आराम मिला तो वो पार्क में टहलने गईं। थोड़ी देर तक इधर उधर की बातें करने के बाद ममता जी ने कहा, संध्या, मैं गंगा स्नान के लिए हरिद्वार जा रही हूँ। आखिर अब उम्र हो गई है, कब ईश्वर का बुलावा आ जाए कुछ पता नहीं। और फिर अभी वहाँ कांवड़ यात्रा भी चल रही है, कितना सुंदर दृश्य होगा। ऐसा मौका बार बार नहीं आता। मैं तो जा रही हूँ, अब तुम बताओ, क्या तुम भी हमारे साथ चल रही हो? गंगा स्नान की बात सुनकर संध्या जी के चेहरे पर भी चमक आ गई। उन्होंने कहा, ममता, वहाँ तो बहुत भीड़ होगी, हम लोग कैसे जाएंगे? अरे, मैं हूं ना, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। मेरे बेटे बहू की जान पहचान वाले बहुत सारे लोग हैं वहाँ पर, वो हमें आराम से स्नान करवा देंगे। तो संध्या जी ने कहा, ममता, तुम बहुत किस्मत वाली हो। तुम्हारे बेटे बहू तुमसे दूर रहकर भी तुम्हारा इतना ख्याल रखते हैं, तुम्हें कभी किसी चीज की तकलीफ नहीं होने देते, रोज तुमसे फोन पर बातें करते हैं। और एक मेरा बेटा है जो पास होते हुए भी मुझसे बात नहीं करता, और जब भी बात करता है तो हमेशा मेरे बारे में उल्टा सीधा ही बोलता है। हाँ संध्या, तुम सही कह रही हो, मेरे बेटे बहू दोनों ही बहुत अच्छे हैं। उन दोनों ने तो मुझे कई बार अपने साथ चलने के लिए भी कहा है, लेकिन मैं हर बार मना कर देती हूँ, क्योंकि मैं अपनी धरती पर रहकर इस दुनिया से विदा होना चाहती हूँ। ममता जी की बात सुनकर संध्या जी की आंखें भर आईं। तो ममता जी ने कहा, संध्या, तुम क्यों फिक्र करती हो, मैं हूँ ना तुम्हारे लिए। मैंने तो तुमसे कितनी बार कहा है कि तुम मेरे साथ रहो, लेकिन तुम हो कि मेरी बात ही नहीं मानती। हम दोनों सहेलियां एक साथ रहेंगी तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन पता नहीं क्यों तुम अपने बेटे बहू के अपमान सहती रहती हो। देखो संध्या, हमेशा चुप रहना अच्छी बात नहीं होती, कभी कभी बोलना भी बहुत जरूरी होता है, वरना लोग हमारी चुप्पी का फायदा उठाने लगते हैं। ठीक है ममता, आज मैं घर जाकर अपने बेटे बहू से बात करती हूँ स्नान के लिए, और फिर तुम्हें बताती हूँ। कहकर संध्या जी पार्क से वापस आ गईं।
जैसे ही वो गेट पर पहुंची तो बहू वहीं गेट पर खड़ी थी। उन्हें देखते ही वो कहने लगी, आ गई महारानी घूम घाम कर। घर में कुछ काम करने के लिए कह दो तो इनकी तबीयत खराब हो जाती है और पार्क में घूमने के लिए रोज निकल जाती हैं। तब इनकी तबीयत एकदम ठीक हो जाती है। बहू की बात सुनकर संध्या जी को एकाएक ही ममता जी की बात याद आ गई कि बोलना बहुत जरूरी होता है, वरना लोग हमारी चुप्पी का फायदा उठाते रहते हैं। सोचते हुए संध्या जी ने कहा, बहू ऐसे क्यों कह रही हो? घर का सारा काम तो करती हूँ मैं। झाड़ू, पोछा, बर्तन, खाना पीना सब तो मैं ही करती हूँ। अगर फिर भी कोई काम रह जाता है वो बता दोगी तो वो भी कर दिया करूंगी, लेकिन इस तरह से ताने मारने की जरूरत नहीं है। संध्या जी की बातें सुनकर दीपक को बहुत गुस्सा आ गया। माँ जी, आप आज कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रही हैं क्या? अगर आप चुप रहोगी तो वही आपके लिए अच्छा होगा। इतना बोलकर पैर पटकते हुए दीपा अपने कमरे में चली गई। लेकिन संध्या जी को आज थोड़ा सा बोलकर बहुत ही सुकून महसूस हो रहा था। वैसे तो संध्या जी हमेशा अपने मन की बात मन में दबा लिया करती थी। आज पहली बार उन्होंने बहू के सामने कुछ बोला था जो बहू को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। शाम को जैसे ही उनका बेटा सतीश ऑफिस से घर आया तो बहू रोने का नाटक करते हुए बोली, सतीश, आज तुम्हारी माँ ने मेरी बहुत बेइज्जती की है। पत्नी को इस तरह रोते हुए देखकर सतीश को गुस्सा आ गया। उसने आगे कुछ नहीं सुना और सीधा अपनी माँ के कमरे में चला गया। माँ, आपकी हिम्मत कैसे हुई दीपा की बेइज्जती करने की? आप जानती है ना मैं उनसे कितना प्यार करता हूँ। उसे रोते हुए देखकर मुझे कितना बुरा लगता है, फिर भी वो आज आपकी वजह से रोई है। माँ, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया आपने। आइंदा से अगर आपने दीपा की बेइज्जती की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बेटा, उस इंसान से बुरा तो कोई हो भी नहीं सकता जिसे सिर्फ अपनी बीवी की तकलीफ दिखाई देती है। माँ मरे या जिए उससे कोई मतलब नहीं। ऐसा बेटा होने से तो अच्छा था कि मेरा कोई बेटा ही ना होता। संध्या जी ने बेटे की बात को बीच में ही काटते हुए कहा तो सतीश ने गुस्से से संध्या जी के गाल पर एक तमाचा जड़ते हुए कहा, माँ, आप कुछ ज्यादा ही बोलने लगी हैं। अपनी औकात में रहो, वरना मैं अपनी पत्नी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। इसीलिए आगे से दीपा को कुछ बोलने से पहले इस थप्पड़ को अच्छे से याद कर लेना। आपकी सारी अकड़ अपने आप बाहर आ जाएगी। बेटे का व्यवहार देखकर संध्या जी की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। वो बोली, सतीश, तुमने मेरे ऊपर हाथ उठाकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। मैं तुम्हारी माँ हूँ। बीवी के कहने में आकर तुमने आज मेरे ऊपर हाथ उठाया। इस बात का तुम्हें एक ना एक दिन अफसोस जरूर होगा। देखना, अगर मैंने तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास नहीं करा दिया तो मैं भी तुम्हारी माँ नहीं। आज तक तुमने अपनी माँ का सिर्फ प्यार ही देखा है। देखना, अगर मैंने तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास नहीं दिला दिया तो मैं भी तुम्हारी माँ नहीं। संध्या जी ने गुस्से में कह तो दिया था, लेकिन कहते हैं ना कि माँ तो माँ होती है, वो कभी अपने बच्चों से नफरत कर ही नहीं सकती। संध्या जी ने उस समय गुस्से में बोल तो दिया था, लेकिन फिर शांत हो गईं और उनके इस तरह से शांत हो जाने से बहू को और बढ़ावा मिल गया। अब दीपा अपनी सासू माँ को ताने मारने में कोई कसर नहीं छोड़ती। धीरे धीरे 3-4 दिन गुजर गए। एक दिन संध्या जी ममता जी से मिलने के लिए पार्क में गईं तो सामने ममता को देखते ही फूट फूट कर रोने लगी। ममता जी की आंखों में भी आंसू आ गए। क्या हुआ संध्या, सब ठीक तो है ना? तुम इस तरह से रो क्यों रही हो? देखो संध्या, पहले तुम थोड़ा पानी पियो और फिर मुझे बताओ क्या हुआ है। तो संध्या जी ने पानी पीकर कहा, जिस दिन मैं यहाँ से घर गई थी तो बहू मेरे बारे में उल्टा सीधा बोल रही थी, तो उस दिन मैंने भी उसकी बात का जवाब दे दिया और बस वही बात उसे बर्दाश्त नहीं हुई। जब शाम को बेटा ऑफिस से घर आया तो पता नहीं बहू ने उसे क्या कहा कि वो सीधा ही मेरे कमरे में आकर मुझसे झगड़ा करने लगा और उसी झगड़े में उसने मेरे ऊपर हाथ उठा दिया। कहते कहते संध्या जी फूट फूट कर रोने लगी तो ममता जी ने उसे गले से लगा लिया और दोनों की आंखों से आंसू बहने लगे।
थोड़ी देर बाद ममता जी ने कहा, देखो संध्या, अब तुम मुझसे दूर ही रहना, तेरे लिए वही अच्छा है। क्योंकि मैं नहीं जानती थी कि मेरी सहेली इतनी कमजोर है कि वो अपने बेटे से पिट कर आ जाएगी। अरे अगर उसने तुम्हें एक तमाचा मारा था तो तुम्हें उसको उल्टे 2 तमाचे जड़ने थे। उसकी अकल अपने आप ठिकाने आ जाती। पर नहीं, मैडम जी तो अपने बेटे से पिटकर चुपचाप शांत बैठ गईं। वाह बहन, कितना अच्छा काम किया तुमने। ममता जी ने पीछे हटते हुए कहा तो संध्या जी माफी मांगते हुए बोली, ममता प्लीज मुझे माफ कर दे, अब ऐसा कभी नहीं होगा। अब तेरी संध्या कमजोर नहीं बल्कि बहादुर बनकर दिखाएगी। बस करो संध्या, मेरे सामने ये सब नाटक करने की जरूरत नहीं है। अरे तुम बाकी औरतों के लिए क्या नेगेटिव सोच सेट करने की कोशिश कर रही हो कि उनको अपने बेटों से पिट कर चुपचाप शांत हो जाना चाहिए। अगर बेटे बहू अपने घर के बुजुर्गों पर अत्याचार कर रहे हो तो उन्हें आवाज नहीं उठानी चाहिए बल्कि शांत रहना चाहिए। देखो संध्या, आज से तुम मुझसे मिलने मत आना, क्योंकि मुझे मेरे साथ ऐसा इंसान नहीं चाहिए जो अपने हक के लिए लड़ भी नहीं सकता। क्योंकि तुम्हें तुम्हारे बेटे बहू इतना परेशान कर रहे हैं और तुम चुपचाप सबको सुनती रहती हो, उनके अत्याचार सहती रहती हो। तुम्हारा हमेशा से यही रहा है। आखिर इस तरह शांत रहने का नाटक कब तक चलेगा? अब तो होश में आ जाओ। आज उसने तुम्हारे ऊपर हाथ उठाया है, कल को तुम्हें मार कर कहीं फेंक देगा और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। ममता जी की बातें आज संध्या जी को बहुत ही बुरी तरह से तोड़ रही थी और ममता जी चाहती भी यही थी कि संध्या जी आज पूरी तरह से टूट जाएं, क्योंकि आज वो जितनी बुरी तरह से टूटेंगी कल को आगे चलकर उतनी ही मजबूती से खड़ी हो पाएंगी। संध्या जी फूट फूट कर रोती रही। थोड़ी देर के बाद ममता जी ने उसे गले से लगाते हुए शांत कराया। देख संध्या, आज के बाद अगर तूने अपने सम्मान के लिए आवाज नहीं उठाई तो फिर दोबारा मुझसे मिलने कभी मत आना। मान लेना, जैसे वीरेंद्र भाई साहब तुझे छोड़कर चले गए वैसे ही मैं भी तुझे छोड़कर चली गई। नहीं ममता, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं तुम्हें खो नहीं सकती। तुमने जैसा कहा मैं वैसा ही करूंगी। आज के बाद कभी तुम्हें यह संध्या देखने को नहीं मिलेगी, बल्कि एक अलग संध्या दिखाई देगी, जिसके चेहरे पर मुस्कुराहट होगी, जो अपने सम्मान के लिए किसी के भी सामने खड़ी हो जाएगी और डटकर उनका मुकाबला करेगी। संध्या जी का कॉन्फिडेंस देखकर आज ममता जी को अच्छा लग रहा था। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने अपने बैग से संध्या जी के लिए हलवा निकाला और उसे खाने के लिए दे दिया। आज वो उनके लिए गाजर का हलवा बनाकर लाई थी, क्योंकि सर्दियों में संध्या जी को गाजर का हलवा ही अच्छा लगता था। हलवा खाने के बाद ममता जी ने कहा, अच्छा संध्या, अब ये बताओ कि तुमने अपने बेटे बहू से गंगा स्नान के लिए बात की या नहीं? नहीं ममता, अभी तक मैं कोई बात नहीं कर पाई हूँ। मैंने तुम्हें सब कुछ तो बता दिया है कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ था, लेकिन मैं तुमसे वादा करती हूँ आज मैं उन लोगों से इस बारे में बात करके रहूंगी। हाँ ठीक है संध्या, चलो अब घर चलते हैं। कहते हुए ममता जी ने संध्या को अपनी गाड़ी में बिठाया और उनके घर पर छोड़ दिया। जब संध्या ममता जी की गाड़ी से बाहर निकली तो उनकी बहू दीपा मुंह बनाते हुए अंदर चली गई। संध्या जी ने ममता से कहा, ममता तुम तो रोज ही मेरे लिए कुछ न कुछ बनाकर लाती हो। आज मैं तुम्हें अपने हाथ की चाय बनाकर पिलाती हूँ, जो तुम्हें बहुत पसंद है। ममता जी ने मना तो बहुत किया, लेकिन संध्या जी के बहुत जिद करने पर उसका मन रखने के लिए घर के अंदर चली आई। संध्या और ममता जी दोनों किचन में खड़ी होकर बात भी कर रही थीं और साथ साथ चाय भी बना रही थीं, जिसे देखकर दीपा को बहुत ही बुरा लग रहा था। वो तरह तरह से मुंह बना रही थी तो संध्या जी ने कहा, बहू अगर तुमसे देखा नहीं जा रहा है तो तुम अपने कमरे में क्यों नहीं चली जाती हो? यूं आड़े टेढ़े मुंह क्यों बना रही हो? हमारी चाय को नजर लगाओगी क्या? अपनी सासू माँ के मुंह से इतना सब कुछ सुनने के बाद दीपा का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। वो मन ही मन सोचने लगी कि आज तो इन्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। उनकी सहेली क्या घर में आ गई, इनके तो ऊपर ही निकल आए हैं। आने तो सतीश को, फिर मैं बताती हूँ कौन किसको नजर लगाएगा। सोचते हुए दीपा मुंह बनाकर अपने कमरे में चली गई। तो इधर ममता जी को ये देखकर अच्छा लगा कि कम से कम आज संध्या जी ने अपने लिए स्टैंड तो लिया।
उन दोनों ने आराम से हॉल में बैठकर चाय पी और उसके बाद ममता जी अपने घर चली गईं। तो इधर संध्या जी ने मन ही मन सोचा कि पहले तो बहू से आराम से बात करूंगी, अगर वो नहीं मानी तो फिर उन्हें कुछ बड़ा करना पड़ेगा। सोचते हुए संध्या जी ने अपनी बहू को आवाज दी, दीपा बहू जरा हॉल में आना, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। दीपा अपने कमरे से चिल्लाते हुए बोली, अगर आपको बात करनी है तो आप मेरे कमरे में आ जाइए, मैं वहां नहीं आने वाली। संध्या जी ने सोचा, चलो कोई बात नहीं, किसी अच्छी चीज के लिए बात करनी है तो मैं ही उसके कमरे में चली जाती हूँ। सोचते हुए संध्या जी बहू के कमरे में चली गईं और बोली, बहू मुझे गंगा स्नान के लिए जाना है। तुम तो जानती हो कि अब मेरी उम्र हो गई है, मैं अकेले नहीं जा सकती। ममता और उसकी एक सहेली हरिद्वार जा रहे हैं, मैं सोचती हूँ कि अगर साथ मिल रहा है तो चली जाऊं, दोबारा ऐसा मौका कभी नहीं मिलेगा। इसीलिए संध्या जी आगे कुछ बोलती उससे पहले ही दीपा ने उनकी बात को बीच में ही काटते हुए कहा, माँ जी कहीं भी जाने में पैसे लगते हैं, वो कहाँ से आएंगे? वो मैं नहीं जानती, कुछ भी करके मुझे इस बार जाना है। अभी तुम्हारे पास 10 दिन है, क्योंकि 10 दिन के बाद मैं ममता जी के साथ स्नान के लिए जाऊंगी। अगर वहां जाने का इंतजाम तुम कर दोगी तो बहुत ही अच्छा होगा, नहीं तो फिर मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। संध्या जी की बात सुनकर बहू ने चिल्लाते हुए कहा, मम्मी जी आप मुझे धमकी दे रही हैं? आने दो सतीश को, फिर मैं बताती हूँ आपको। लगता है पिछली बार का प्रसाद आप भूल गई हैं, दोबारा से आपको प्रसाद की जरूरत है। बहू वो प्रसाद तो मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है, इसीलिए अगर जरूरत पड़ी तो अब वो प्रसाद मैं तुम दोनों को देना चाहती हूँ। अगर तुम्हें चाहिए तो बताओ। बस कीजिए माँ जी, आप अपनी बकवास बंद कीजिए और चुपचाप मेरे कमरे से बाहर निकल जाइए। बहू मैंने कोई बकवास नहीं की, जो भी मैंने कहा वो सच कहा है। अब तुम देख लो तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं। और हाँ, अपने पति सतीश को भी बता देना। दीपा को अपनी सासू माँ का ये तेवर देखकर बहुत ही हैरानी हो रही थी, लेकिन संध्या जी के चेहरे पर आज मुस्कुराहट थी। वो मुस्कुराते हुए कमरे से बाहर चली गईं। आज उन्हें बहुत ही सुकून महसूस हो रहा था, जैसे उन्होंने अपने दिल का वो गुबार हल्का कर लिया हो जो वर्षों से भरा हुआ था। लेकिन इधर दीपा का तो चैन ही उड़ गया था। संध्या जी का ये रूप देखकर उसको तो बस सतीश के आने का इंतजार था। संध्या जी चुपचाप अपने कमरे में जाकर लेट गईं। आज उन्होंने रात का खाना भी नहीं बनाया, क्योंकि उनका पेट तो भर चुका था। थोड़ी देर के बाद सतीश ऑफिस से घर आया तो दीपा ने सतीश को सारी बातें बताईं, जिन्हें सुनकर उसे भी हैरानी हो रही थी, क्योंकि उसकी माँ तो हमेशा शांत थी, फिर आज वो इतना कैसे बोल गईं? थोड़ी देर पत्नी की बातें सुनने के बाद सतीश ने कहा, दीपा पहले जल्दी से खाना लगा दो, बहुत तेज भूख लगी है, उसके बाद माँ से बात करता हूँ। जब दीपा उठकर किचन में गई तो जाकर देखा कि खाना तो बना ही नहीं है। ये देख दीपा जोर जोर से चिल्लाने लगी, माँ जी बाहर आओ, आपने आज खाना क्यों नहीं बनाया? जबकि आप अच्छी तरह से जानती हैं कि जैसे ही सतीश ऑफिस से घर आता है तो उसे तुरंत ही खाना चाहिए होता है, फिर भी आपने खाना नहीं बनाया। दीपा बहू मुझे सही से सुनाई नहीं दे रहा है कि तुम क्या कह रही हो, मेरे कमरे में आकर बोलो। संध्या जी ने मुस्कुराते हुए कहा तो दीपा दनदनाते हुए कमरे में आ पहुंची और उन पर चिल्लाने लगी। तभी संध्या जी ने कहा, बहू आज से मेरे साथ ऊंची आवाज में बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, और हाँ मेरे जाने की व्यवस्था कर देना, नहीं तो फिर देख लेना। हाँ देख लेंगे बुढ़िया, क्या करोगी तुम? कहते हुए दीपा कमरे से बाहर निकल गई और जाकर खाना बनाने लगी। अब संध्या जी घर का कोई काम नहीं करती, जिसके कारण दीपा पूरे दिन बड़बड़ाती रहती। धीरे धीरे करके एक हफ्ता गुजर गया, लेकिन बेटे बहू ने संध्या जी के गंगा स्नान के लिए कोई व्यवस्था नहीं की। तो एक दिन संध्या जी ने अपने बेटे बहू से पूछ ही लिया, तो फिर सतीश और दीपा तुम दोनों ने क्या सोचा है मेरे जाने के बारे में? व्यवस्था की या नहीं? माँ जी ये क्या आपने जाने की रट लगा रखी है?
शरीर में दम है नहीं, जाओगी गंगा स्नान के लिए। बहू ने चिल्लाते हुए कहा तो संध्या जी बोली, बहू, मेरे शरीर में दम है या नहीं ये तो मुझे अच्छी तरह से पता है, तुमसे तो बस जो पूछा है वो बताओ। तभी सतीश ने कहा, माँ, मेरे पास इतने फालतू पैसे नहीं हैं जो आपके घूमने के लिए खर्च करूं। तो फिर ठीक है बेटा, अभी तक मैं तुम लोगों की बातें ध्यान से सुन रही थी, अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं कुछ भी ऐसा वैसा नहीं करना चाहती थी, लेकिन तुम लोगों ने मुझे ये सब करने पर मजबूर कर दिया है। इसीलिए बेटा, अब यहाँ पर जो भी होगा उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम दोनों होगे। सतीश बेटा, मुझे पहले से ही पता था कि तुम लोग मेरे लिए एक फूटी कौड़ी भी नहीं दोगे, इसीलिए मैंने पहले से ही कुछ सोच रखा था। बेटा, शायद तुम लोग ये नहीं जानते कि ये मकान आज भी मेरे नाम पर है, इसलिए इस मकान पर पूरा अधिकार सिर्फ मेरा है। तुम लोगों ने मेरे चुप रहने का नाजायज फायदा उठाया। तुम लोगों ने मेरी ममता को कभी समझने की कोशिश ही नहीं की, मुझे हमेशा दुख और तकलीफ दिए, इसीलिए बस, अब और नहीं। छोटी छोटी चीजों के लिए मुझे तुम्हारे सामने हाथ फैलाने पड़ते हैं और तुम लोग तुरंत मना कर देते हो। तो बेटा, आज से तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें इस रिश्ते से आजाद करती हूँ। तुम अपना सामान पैक करो, जहाँ चाहो वहाँ जा सकते हो, क्योंकि बेटा मैंने ऊपर का पोर्शन किराए पर दे दिया है और कल वो लोग मुझे एडवांस देकर भी चले गए हैं, इसलिए मेरे जाने की व्यवस्था तो हो गई है। अब तुम लोग अपनी व्यवस्था देख लो, कहाँ और कैसे रहना है। और वैसे भी सतीश बेटा, तुम तो अपने ससुराल वालों की तारीफ करते हुए ही नहीं थकते हो, तो ऐसा करो ना, कुछ दिनों के लिए अपने ससुराल में रह लो और फिर उसके बाद अपने लिए किराए का मकान देख लेना। तभी बहू ने गुस्से में कहा, हाँ हाँ ठीक है, हम चले जाएंगे अपनी मम्मी के घर, और मेरे घर वालों को इससे कोई ऐतराज भी नहीं होगा, वो हमें हमेशा हमेशा के लिए रख लेंगे। अरे बेटा, मैंने कब कहा कि तुम्हारे घर वालों को कोई ऐतराज होगा। तुम आराम से अब अपना सामान पैक करो और अपने माँ बाप के घर में आराम से रहो। लेकिन सतीश बेटा, मेरी एक बात ध्यान से सुन लो, मेहमान बनकर जाने में और हमेशा रहने के लिए जाने में बहुत फर्क होता है, और तुम्हें इस बात का एहसास बहुत जल्दी हो जाएगा। दीपा मुंह बनाते हुए सामान पैक करने के लिए चली गई। तभी सतीश ने कहा, माँ, आपने ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। ठीक है बेटा, तुम मेरी चिंता मत करो, तुम अब अपनी चिंता करो कि तुम्हें वहाँ कैसे रहना है। अरे माँ, मेरे ससुराल वाले मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मैं वहाँ पर बहुत खुश रहूँगा। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, जब तू वहाँ पर रहेगा तो तुझे खुद ही पता चल जाएगा। हाँ माँ, ठीक है। बड़बड़ाते हुए सतीश अपने कमरे में चला गया और अगले ही दिन बहू सतीश के साथ अपने मायके चली गई। बेटे बहू के जाने के बाद संध्या जी उदास मन से अपनी सहेली ममता से मिलने पार्क में गईं और बोले, ममता, मैंने अपने बेटे बहू से घर खाली करवा लिया है और मेरी बहू मेरे बेटे को लेकर मायके चली गई। हाँ, तो ठीक है ना संध्या, इसमें इतना उदास होने वाली कौन सी बात है। देखना तुम, वो लोग बहुत जल्दी घर वापस आ जाएंगे, क्योंकि तुम्हारी बहू को लगता है कि उसके मायके वाले उसको और उसके पति को जिंदगी भर अपने साथ रख लेंगे, तो ये उसकी गलतफहमी है। उसकी भाभी तो उसे एक हफ्ते भी घर में नहीं रहने देगी, तुम देख लेना। अच्छा, अब छोड़ो ये सब, तुम ये बताओ, हरिद्वार चल रही हो ना। हाँ हाँ ममता, मैं भी चलूंगी, वो जो मैंने किराएदार रखे हैं ना, उन्होंने मुझे एडवांस में किराया दे दिया है। लेकिन ये बताओ, हम लोग चलेंगे कैसे। तो ममता जी ने कहा, संध्या, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मेरे बेटे बहू भी कल सुबह आ रहे हैं, तो हम लोग अपनी गाड़ी से ही चलेंगे। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है, आने जाने में कोई दिक्कत भी नहीं होगी और रुकने की व्यवस्था भी हो जाएगी। अब ये बताओ, चलना कब है। तो ममता जी ने कहा, परसों चलते हैं। चलो ठीक है, अब चलने की तैयारी भी करनी है, कहकर संध्या जी अपने घर वापस आ गईं और आराम से खा पी कर सो गईं, क्योंकि अगले दिन सुबह किराएदार अपना सामान लेकर आने वाले थे। उधर दीपा अपने मायके में आराम से सोफे पर बैठी थी और सतीश छत पर टहल रहा था।
तभी उसकी भाभी ने आकर पूछा, दीपा तुम कब तक के लिए आई हो? दरअसल हम लोग कुछ दिनों के लिए घूमने जा रहे हैं, इसीलिए पूछ रही हूँ कि तुम यहाँ पर कब तक रहोगी। तो दीपा ने बहुत ही रूखे लहजे में जवाब दिया, भाभी आपको जाना है तो जाइए ना, इसमें मुझसे पूछने की क्या जरूरत है कि मैं यहाँ कब तक रहूंगी। अरे ये मेरा भी तो घर है, मैं जब तक चाहूँ तब तक यहाँ रह सकती हूँ। दीपा का अपनी भाभी से इस तरह बात करना दीपा की माँ को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कहा, दीपा ये क्या तरीका है अपनी भाभी से बात करने का? वो तुमसे बड़ी है, थोड़ा तमीज से बात किया करो। उसने सिर्फ तुमसे इतना ही तो पूछा है कि तुम यहाँ कब तक रहोगी, तो तुम उसका सीधा सा जवाब भी दे सकती थी। अपनी माँ की बात सुनकर दीपा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो उनको क्या जवाब दे। कैसे बताए उन्हें कि उसकी सासू माँ ने उन दोनों को घर से निकाल दिया है। मम्मी जाने दीजिए ना, जब तक रहेगी तब तक रह जाएगी। दीपा की भाभी ने उसकी माँ कल्पना जी को टोकते हुए कहा, नहीं बहू, बात रहने या ना रहने की नहीं है। अरे ये जब हम लोगों से इस तरह बात कर रही है तो फिर अपनी सास से किस तरह बात करती होगी, उन्हें कितना परेशान करती होगी। वो तो बेचारी बहुत ही सीधी सादी है। मम्मी आपकी बेटी यहाँ पर है लेकिन आपको उसकी फिक्र नहीं है, और वो बुढ़िया जो आराम से घर में सो रही होगी आपको उसकी फिक्र हो रही है। आपको कुछ पता भी है कि उसने हम दोनों के साथ क्या किया है? उस बुढ़िया ने हमें घर से निकाल दिया है और आप उसी का गुणगान गा रही हैं। बेटी के मुंह से ऐसी बातें सुनकर उसकी माँ और भाभी दोनों ही हैरान रह गईं। कल्पना जी ने कहा, पक्का बेटी तुमने ही कुछ किया होगा जिसकी वजह से संध्या जी को इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा, वरना वो अपने बच्चों को घर से निकाल दे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अब तुम सीधे सीधे बताओ कि आखिर वहां पर हुआ क्या है। तो दीपा ने कहा, वो स्नान के लिए जाना चाहती थी लेकिन मैंने उन्हें पैसे नहीं दिए, इसीलिए उन्होंने मुझे और सतीश को घर से बाहर निकाल दिया। दीपा ने अपनी माँ को बस उतना ही बताया जितना उसके पक्ष में होना चाहिए था। उसने अपनी माँ को ये नहीं बताया कि सतीश ने उन पर हाथ उठाया और उसने भी उन्हें उल्टा सीधा कहा, दीपा बेटा बात इतनी सी तो नहीं होगी, ये मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, और मुझे तो ये समझ नहीं आता कि आखिर सतीश अपना घर छोड़कर यहाँ क्यों चला आया। क्या उसे अपने ससुराल में रहते हुए शर्म नहीं आएगी? उसका कोई आत्मसम्मान है भी या नहीं? मम्मी आप ही सतीश के बारे में कैसी बातें कर रही हो? वो मेरे पति हैं, और जहाँ मैं रहूंगी वही तो वो भी रहेंगे ना। बेटी की बातें सुनकर कल्पना जी सोचने लगी कि कैसा लड़का है ये जिसको अपने ससुराल में मुफ्त की रोटी तोड़ने में बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। धीरे धीरे करके ऐसे ही 3-4 दिन गुजर गए। अब सतीश भी वहीं से अपने काम पर जाने लगा। एक दिन दोपहर में दीपा की भाभी ने कहा, दीपा जरा किचन में आकर मेरी थोड़ी सी मदद करवा दो, क्योंकि मुझे अपनी माँ से मिलने जाना है, उनकी तबीयत बहुत खराब है। तो दीपा चिल्लाते हुए बोली, भाभी मैं कोई आपकी नौकरानी नहीं हूँ जो आपकी मदद करने के लिए आऊं। खाना बनाने के बाद भी तो आप जा सकती हैं ना, कौन सा तुम्हारी माँ इतनी देर में मर जाएगी। दीपा का इतना बोलना हुआ कि उसकी माँ कल्पना जी ने उठकर एक जोरदार तमाचा उसके गाल पर जड़ दिया। तुझे पता भी है कि तू क्या बोल रही है? बहू की माँ हॉस्पिटल में भर्ती है, उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। बहू अब तक उनसे मिलने नहीं गई क्योंकि तुम यहाँ हो। आज वो उन्हें देखने जाना चाहती थी, इसीलिए वो तुमसे मदद मांग रही थी। माँ आज आपने भाभी की वजह से मुझ पर हाथ उठाया, ये आपने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। थप्पड़ की आवाज सुनकर दीपा की भाभी किचन से बाहर आई। माँ जी आप ये क्या कर रही हैं? दीपा शादीशुदा है, उस पर इस तरह से हाथ उठाना अच्छी बात नहीं है। बहू बच्चे की शादी हो या ना हो, अगर बच्चा गलती करता है तो उसे सही करना माँ का फर्ज होता है, और दीपा ने गलत बोला है इसीलिए उसे ये थप्पड़ मारना बहुत जरूरी था, ताकि आगे से किसी के लिए कुछ भी गलत कहने से पहले 10 बार सोच ले। काश मैंने इसे ये थप्पड़ बहुत पहले मार दिया होता तो आज ये यहाँ पर नहीं बैठी होती, अपने ससुराल में आराम से खुशी खुशी अपनी जिंदगी काट रही होती। आज दीपा मन ही मन सोच रही थी
कि आज मेरी माँ के थप्पड़ से मुझे इतना बुरा लग रहा है, तो फिर जब सतीश ने मेरी बातों में आकर अपनी माँ पर हाथ उठाया था तो उन्हें कितना बुरा लगा होगा। इस बात का एहसास आज दीपा को हो रहा था। सोचने लगी कि अपने ससुराल में कितनी खुश थी मैं। उस घर का कोई काम नहीं करना पड़ता था, सारे काम उसकी सास आराम से कर लेती थी। यहाँ से तो 100 गुना अच्छा ससुराल था। लेकिन अभी भी दीपा समझ नहीं पा रही थी कि उसे क्या करना चाहिए। उसकी माँ ने उस पर हाथ उठाया, ये बात दीपा ने सतीश को भी नहीं बताई। शाम को जब सतीश घर पर आए तो उसने देखा कि दीपा का पूरा शरीर बुखार से तप रहा है। उसने दीपा से पूछा, दीपा तुमने कुछ खाया या नहीं? अगर तुमने खाना खा लिया है तो मैं तुम्हें दवा दे देता हूँ। तो दीपा ने कहा कि उसने दोपहर से कुछ नहीं खाया है। सतीश किचन में दीपा के लिए खाना लेने गया तो उसने देखा कि भाभी अपने लिए खाना निकाल रही थी। उसने कहा, भाभी दीपा के लिए खाना लगा दीजिए, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसको खाना खिलाकर मैं दवाई दे देता हूँ। तो दीपा की भाभी ने कहा, सतीश जी, माँ जी ने दीपा से खाना खाने के लिए पूछा था तो उसने मना कर दिया, इसीलिए माँ जी ने उसके लिए रोटी नहीं बनाई और मैं तो अभी अभी हॉस्पिटल से आई हूँ। मुझे भी बहुत तेज भूख लगी है क्योंकि दोपहर को मैं बिना खाए ही हॉस्पिटल चली गई थी। एक काम करो, ये थोड़े से चावल रखे हैं, यही ले जाकर दीपा को खिला दो और उसे दवाई दे दो। आज सतीश को याद आ रहा था कि कैसे उसने दीपा के लिए अपनी माँ की थाली से रोटी निकाल ली थी, लेकिन आज भाभी के सामने वो कुछ नहीं कर पाया, सिर्फ दाल चावल लेकर वहां से चला गया। दीपा को तो उसने दाल चावल खिलाकर दवाई देकर सुला दिया, लेकिन आज सतीश भूखा ही रह गया। इधर संध्या जी अपनी सहेली ममता वो उनके बेटे बहू के साथ स्नान के लिए पहुंच गईं। जैसे ही उन्होंने हरिद्वार में प्रवेश किया तो उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उनकी वर्षों की तपस्या पूरी हो गई हो। संध्या जी के चेहरे पर एक अलग ही चमक आई हुई थी। इधर जब दीपा सुबह सोकर उठी तो उसे काफी अच्छा महसूस हो रहा था। उसने सतीश से कहा, सतीश एक काम करते हैं, हम माँ जी से माफ़ी मांग लेते हैं और अपने घर चलते हैं, और अगर माँ जी फिर भी हमें माफ़ नहीं करती तो हम किराए का मकान देख लेंगे, लेकिन अब यहाँ नहीं रहेंगे। सतीश भी दीपा की बातों से पूरी तरह से सहमत था, क्योंकि वो भी अच्छी तरह से समझ रहा था कि उसका और उसकी पत्नी का यहाँ रहना किसी को अच्छा नहीं लग रहा, इसीलिए वहाँ से जाना ही उनके लिए अच्छा है। दीपा एक काम करते हैं, कल संडे है, माँ अभी हरिद्वार गई हैं, तो हम ममता आंटी को फ़ोन करते हैं और उनसे पता करते हैं कि वो लोग कहाँ पर हैं। फिर हम लोग भी वहीं चलकर स्नान करके माँ से माफ़ी मांग लेंगे, ताकि हमारे पाप भी धुल जाएंगे। ठीक है, जो भी करना हो करो, लेकिन अब यहाँ नहीं रहना, दीपा ने कहा। तो सतीश ने ममता जी के पास फ़ोन मिलाया और बोला, आंटी जी मैं सतीश बोल रहा हूँ, हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने अपनी माँ के साथ बहुत गलत व्यवहार किया, हमें अपनी गलती का एहसास बहुत अच्छी तरह से हो गया है, हम दोनों माँ से माफ़ी मांगना चाहते हैं, इसीलिए हम लोग भी आज ही स्नान के लिए आ रहे हैं, क्या पता गंगा में स्नान करके हमारे पाप कुछ कम हो जाए। तो ममता जी ने कहा, सच में माफ़ी मांगना चाहते हो या फिर घर वापस आने के लिए नाटक कर रहे हो? तुम्हारी पत्नी को तो अपने मायके का बहुत घमंड था ना, तो फिर अब वहां पर ऐसा क्या हो गया कि तुम दोनों को इतनी जल्दी ही अपनी गलती का एहसास हो गया? आंटी जी सच में हम कोई नाटक नहीं कर रहे, मुझे अपनी गलती का पछतावा है, प्लीज मुझे एक मौका दे दीजिए, मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ, दोबारा कभी आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। देख सतीश, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकती, लेकिन हाँ संध्या जी तुम्हें जरूर माफ कर देंगी, क्योंकि वो तुम्हारी माँ है। जिस दिन से तुम्हें घर से निकाला है उसी दिन से उसके चेहरे की मुस्कुराहट चली गई है। पर हाँ, इस बार संध्या जी का दिल दुखाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब ये बताओ तुम कब आ रहे हो? तो सतीश ने कहा कि हम कल सुबह पहुंच जाएंगे। ठीक है, कल मिलते हैं, कहकर ममता जी ने फोन काट दिया। पर ममता जी ने संध्या जी को उनके बेटे और बहू के बारे में अभी तक कुछ नहीं बताया था।
अगले दिन संध्या जी, ममता जी व उनके बेटे बहू के साथ जैसे ही रेस्टोरेंट से बाहर निकली तो संध्या जी ने देखा कि उनके बेटे बहू सामने खड़े हैं। संध्या जी ने दोनों को इग्नोर करने की कोशिश की और वहां से जाने लगी। तभी सतीश और दीपा दोनों संध्या जी के पैरों में गिर पड़े और उनसे माफी मांगने लगे। माँ, हो सके तो हमें माफ कर दीजिए, हमने आपको बहुत परेशान किया है, लेकिन दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं होगी। उन्हें ऐसे देखकर संध्या जी का दिल भर आया, लेकिन सोचने लगी कि अगर इतनी जल्दी इन्हें माफ कर दिया तो ये लोग फिर से मेरे ऊपर अत्याचार करेंगे। इसीलिए उन्हें इग्नोर करते हुए वहां से आगे बढ़ गईं। तभी ममता जी ने उन्हें रोकते हुए कहा, संध्या, दोनों को अपनी गलती का एहसास हो गया है, इसलिए इन्हें इस बार माफ कर दो। और जैसा कि मैंने तुमसे हमेशा से कहा है कि गलती इसमें तुम्हारी भी है, तुमने इनके अत्याचार सहे ही क्यों? इसीलिए अब इतनी पावन नगरी पर ये लोग तुमसे माफी मांगने के लिए आए हैं, तो इस बार इन्हें माफ कर दो। और उनकी किस्मत तो देखो, जो लोग तुम्हारे लिए कोई व्यवस्था नहीं कर रहे थे, उनकी किस्मत इनको खुद यहाँ खींच कर ले आई। संध्या, कहते हैं ना, जिसकी किस्मत में जो लिखा होता है वो तो उसे मिलकर ही रहता है। देखो, इन लोगों का आना इनकी किस्मत में लिखा था, लेकिन जरिया तुम बनी। तुम्हारी वजह से ही ये लोग यहाँ आ पाए हैं, इसीलिए मेरे कहने पर इन्हें माफ कर दो। तो संध्या जी ने कहा, ममता बहन, मैंने इन्हें सजा कब दी थी? मैंने तो इनको माफ कर ही रखा था। वो तो बस इनकी अकल ठिकाने लाने के लिए इन्हें घर से निकाल दिया था। कहते कहते संध्या जी की आंखों से आंसू बहने लगे। सतीश और दीपा भी अपनी माँ से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगे। प्लीज माँ जी, आगे से हम ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। सही कहते हैं लोग, शादी के बाद ससुराल ही अपना असली घर होता है। ये बात मुझे 2 दिन में ही पता चल गई है। दीपा ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा तो सब लोग हंसने लगे। संध्या जी ने भी अपने बेटे बहू को माफ कर दिया। आज ममता जी मन ही मन सोच रही थी, चलो अच्छा हुआ इनकी अकल ठिकाने आ गई। अगर संध्या ने इनको घर से ना निकाला होता तो इन्हें अपनी गलतियों का एहसास कभी नहीं होता। सही कहते हैं, जो भी होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। दोस्तों, आपको आज की ये कहानी कैसी लगी? लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने अपनों का ख्याल रखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।